हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन। आज अपन अवकलन और समाकलन पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो अवकलन और समाकलन का यूज़ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा हमको देख लेते हैं। ज़्यादा लेवल तक नहीं जाएंगे, जितना यूज़ में आता है उतना ही पढ़ते हैं। तो अवकलन और समाकलन समझने से पहले मैं आपको वही पुराना ग्राफ समझाने वाला हूँ कि ग्राफ में कौन कैसे किसको क्या डिनोट करता है। तो वो देख लेते हैं अपन सबसे पहले। तो आपने बचपन में कभी देखा होगा कि ये इस तरह से अपने ग्राफ बनाया होगा, 10th में या 9th में कहीं भी गणित में बनाया होगा। तो इस ग्राफ में देखना, ये जो एक्सिस थी इसको आपने एक्स एक्सिस बोला था। ये अक्ष एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, और ये वाली जो एक्सिस है ये वाई अक्ष है। ये मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन पॉइंट, इसको अपन कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु इस मूल बिंदु से इस साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में जो x है वो पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव x है, और इस मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड में ये नेगेटिव x है, मतलब ये नेगेटिव x है। ऊपर वाला पॉजिटिव y है और नीचे वाला नेगेटिव y है। क्लियर? तो ये माइनस एक्स अक्ष प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। क्लियर? अगर अपन देखें तो सिर्फ यही डायरेक्शन नहीं होती, यहाँ पर दो डायरेक्शन और होती हैं। मतलब एक इस तल के ऊपर की ओर और इस तल के अंदर की ओर। ये अपना प्लेन, ये तल होता है, तल के लंबवत, मतलब इससे बिल्कुल 90 डिग्री पे, जैसे मैंने ये मार्कर रखा था। इस तरह से एक और एक्सिस होती है, उसको अपन जेड एक्सिस बोलते हैं। एक इस तरह से और इस पीछे ये इस तरह से। तो उस जेड एक्सिस को अपन प्लस जेड एक्सिस, जो तल के ऊपर लंबवत, तल से बाहर की ओर लंबवत होती है, उसे अपन प्लस जेड एक्सिस बोलते हैं। या फिर मैं इसे डॉट से लिखते हैं, इसे लिखते हैं डॉट से। क्लियर? अब तल के अंदर लंबवत, तल के अंदर जो एक्सिस होती है, मतलब कि समझ लो इस बोर्ड के पीछे ये ऐसे की ऐसी जा रही है, ठीक है, ऐसे 3D में थोड़ा इमेजिन करना। ये इसको अपन माइनस जेड एक्सिस बोलते हैं और इसको अपन क्रॉस से लिखते हैं। क्लियर? तो डॉट और क्रॉस क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, अच्छा सुनो, इसको वेक्टर फॉर्म में आई कैप कहते हैं, इसको माइनस आई कैप कहते हैं, ये प्लस जे कैप है, ये माइनस जे कैप है। ये जो प्लस वाला जेड है ये प्लस के कैप है और ये माइनस के कैप है। क्लियर? अगर इन तीनों में से कोई भी आपको लिखा हुआ हो तो ये डायरेक्शन का सूचक है। क्लियर? अगर आप नक्शे में देखें कहीं पर, या फिर नक्शा पढ़ना चाहें कि नक्शे में कैसे क्या होता है, तो ये जो प्लस वाई एक्सिस होती है ये उत्तर दिशा को दर्शाती है। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। कभी ऐसे आगे क्वेश्चन आएंगे कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चला इतने मीटर और फिर दक्षिण दिशा में मुड़ गया या फिर पश्चिम दिशा में मुड़ गया, तो फाइनली उसका विस्थापन बताओ या फिर उसका वेग बताओ, जो भी है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये जो दिशा है ये उत्तर दिशा है। क्लियर? उत्तर के बाद में ये जो नीचे की ओर होता है माइनस वाई, ये दक्षिण दिशा को दर्शाता है, दक्षिण दिशा को। क्लियर? और ये जो माइनस एक्स होता है या माइनस आई कैप होता है, ये पश्चिम दिशा को दिखाता है, इसको दिखाता है पश्चिम दिशा को। और ये जो प्लस एक्स होता है या प्लस आई होता है ये पूर्व दिशा को दिखाता है। क्लियर? ये सारा कुछ ग्राफ का हल्का सा नॉलेज है, तो ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमें अटका देते हैं कहीं पे, तो इसका आप ध्यान रखें, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए कि ऐसा डेल्टा वाई बटे डेल एक्स, इसका मतलब क्या होता है? ये जो डेल दिखाता है ये औसत मान को दिखाता है। किसको दिखाता है? औसत मान। ये दिखाता है औसत को। ये y और x कोई भी चर राशि है, ये डेल्टा भी क्या है? औसत है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप x को परिवर्तित करोगे, अगर आप x को परिवर्तित करोगे या x में परिवर्तन हो रहा है,
तो y में भी परिवर्तन होगा, तो y भी परिवर्तित होगा। मतलब ये y में x के सापेक्ष परिवर्तन को दिखाता है, औसत परिवर्तन को, क्योंकि डेल लगा हुआ है, ये y में x के सापेक्ष औसत परिवर्तन को दिखाता है। मतलब इस पूरे का अगर मैं मतलब समझूं तो इसका मतलब क्या है, y में x के सापेक्ष औसत परिवर्तन क्लियर, y में x के सापेक्ष औसत परिवर्तन को दिखाता है। अगर इसकी जगह पर मैं ऐसा कुछ लिखूं dy by dx, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी परिवर्तन ही होता है, y में x के सापेक्ष परिवर्तन, लेकिन ये जो यहाँ पर d होता है ये अवकलन को दिखाता है। किसको दिखाता है, अवकलन को दिखाता है। मतलब अगर आपको ऐसा कहीं पर मिल जाए, इसका मतलब आपको y का x के सापेक्ष अवकलन करना है। ध्यान रखना किसका किसके सापेक्ष अवकलन करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको y x की फॉर्म में ना देकर किसी और चर राशि के फॉर्म में दिया है या t की फॉर्म में दिया है, मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, t के फॉर्म में दिया है और आपसे पूछ ले कि x के सापेक्ष अवकलन करो, तो वो अवकलन अलग तरीके से होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है, सापेक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो इसी के साथ में मैं dy by dx से अवकलन स्टार्ट करते हैं। अवकलन के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने थोड़े से हैं, आप प्रैक्टिस करोगे आसानी से याद रह जाएंगे। थोड़े से मैं बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिएगा, जैसे आपको कोई भी y बराबर दिया है, y बराबर x की घात n है, कोई भी चर राशि x की घात 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, मैंने माना x की घात क्या है, n है। अगर ऐसा कुछ दिया है और पूछा है कि आपको dy by dx करना है, तो कैसे करना है सुनिए। dy by dx करने के लिए देखिए, dy की जगह y की वैल्यू रखेंगे x की पावर n अपॉन dx। y x पर डिपेंड करता है, मतलब x को चेंज करने पर y में भी चेंजेस होंगे, ये सही बात है। ये इसी के सापेक्ष इसने पूछा है और y को दिया भी x के फॉर्म में है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे। ये जो घात है ये n आगे आएगी, ये n जो घात है ये आगे आएगी, x वैसा का वैसा रहेगा और इस घात में से एक कम हो जाएगा, मतलब x की पावर n माइनस 1, x पावर n माइनस 1 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये इसका अवकलन है dy by dx, यानी आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, n x की घात n माइनस 1। क्लियर, जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं मैं आपको, एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे आपको दिया है 3x², क्लियर, ऐसा कुछ आपको दिया है, इसका आपको ये y बराबर दिया है 3x² और आपसे पूछा है कि dy by dx कीजिए, dy by dx कीजिए। तो आप क्या करोगे, dy की वैल्यू कितनी, 3x² अपॉन dx। इसका आकलन करने के लिए क्या होगा, ये n है और ये x की पावर n है, n क्या होगा, आगे आएगा मतलब 2 into 3x और n माइनस 1 होगा, मतलब 2 में से 1 जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 6x की घात 1। एक घात को लिखते नहीं है तो मैं इसको 6x लिख देता हूँ, यानी कि 3x² का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 6x। इतना समझ में आया, क्लियर। तो इस तरीके से अवकलन करने और भी क्वेश्चन अपन करेंगे, उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले और देख लेते हैं। जैसे x की पावर n, y बराबर x की पावर n अगर दिया हो तो उसका अवकलन क्या होगा, nx n माइनस 1। क्लियर, ये इसका अवकलन होगा। दूसरा अगर देखते हैं, अगर y बराबर आपको कोई कांस्टेंट राशि दी हो, कांस्टेंट ऐसी राशि जो नियत हो, जो किसी के साथ ना बदले, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 5 लिख दिया, अब ये 5 ना 5 ही रहेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, समय चेंज हो, चाहे आप x को चेंज करो चाहे आप किसको भी चेंज करो, ये 5 ही रहेगा। y फिक्स हो गया कि कितना है, 5 है। ये 5 कुछ भी हो सकता है, 5 रुपए हो सकते हैं, 5 मीटर हो सकता है, 5 लीटर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये जो राशि है ये परिवर्तनशील नहीं है। जब ये परिवर्तनशील नहीं है
तो किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है dy बाई dx, ये करना है इसका अपने को, ये कांस्टेंट है तो dy की जगह मैं कांस्टेंट रखता हूँ, कांस्टेंट है बाई dx। इसका जो अवकलन होता है ये हमेशा 0 होता है। कितना होता है? हमेशा और हमेशा के लिए कितना होता है? 0 होता है। मतलब कांस्टेंट का अवकलन कितना होगा? 0 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर आपको दिया है y बराबर log e टू दी पावर x, ऐसी कुछ राशियां होती है, ये लोगरिथम है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या किसी अगले वीडियो में लोगरिथम भी पढ़ा दूंगा। अब इसे समझ लीजिए कि ये लोगरिथम ऐसी कोई राशि होती है, log e की घात में भी होता है, log 10 के बेस में भी होता है। तो log e log 10 इनकी वैल्यूज क्या होती है, कैसे सोल्व करते हैं, जैसे अपन रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं या फिर केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ते हैं या फिर कोई भी ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं, बहुत सारी जगह कैलकुलेशन में log का यूज आता है। तो लोगरिथम को हम अच्छे से एक वीडियो लेक्चर में पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ समझ लीजिए कि y बराबर अगर आपको log e की पावर x दिया है तो इसका अगर आपको अवकलन करने की कहे कि आपको dy बाई dx करना है तो आप कैसे करेंगे? d log e की पावर x का अवकलन जो होगा वो 1/x होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखना, बहुत सारी जगह यूज में आता है। log e की पावर x का अवकलन 1/x होगा। क्लियर? इसके बाद में अपन देखते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए, ये मैं क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट अगर आपको दे दिया जाए कहीं पर कि sin x का अवकलन क्या होगा, जिसे आपको दिया है y बराबर आपको दे रखा है sin x, y बराबर आपको क्या दे रखा है? sin x। अगर इसका आपको अवकलन करने के लिए कहा जाए कि dy बाई dx कीजिए, क्लियर? तो यहां पर कैसे करेंगे? जैसे dy की जगह आपको sin x रख देना है अपॉन dx। तो इसका जो अवकलन होगा वो क्या होगा? sin का अवकलन, sin x का अवकलन होता है cos x। यानी आपको कहा जाए कि dy बाई dx और y sin x है और इसका अवकलन कीजिए तो इसका अवकलन क्या होगा? cos x होगा। क्लियर? यदि आपको कह दिया जाए कि y बराबर cos x का अवकलन क्या होगा तो y बराबर cos x का अवकलन, ये पूछा है dy बाई dx निकालो, तो y बराबर cos x का जो अवकलन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये cos x का अवकलन होगा माइनस sin x। क्लियर? ये कुछ फॉर्मूलाज स्टैंडर्ड से आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत सारी जगह यूज में आते हैं। नेक्स्ट अगर देखें छठा, अगर आपको कहा जाए कि y बराबर 10x है और इसका dy बाई dx निकालिए, तो ये dy बाई dx 10x का जो होगा d 10x बाई dx, इसका जो ये अवकलन होगा ये होगा sec स्क्वायर x। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने sin थीटा cos थीटा इनकी वैल्यूज, इनके यूजेस थोड़े बहुत और कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप अभी जाके देखिए, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद में ये पढ़िए। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं सातवां, अगर आपको दिया जाए कि आपको y बराबर e की पावर x दी जाए, e की पावर x, अगर आपको दिया जाए y बराबर e की पावर x, e एक कांस्टेंट राशि है, इसको लघु गणक बोलते हैं, e को बोलते हैं लघु गणक। ये कांस्टेंट राशि होती है, कांस्टेंट राशि होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.17। क्लियर? इसकी ऐसी कुछ वैल्यू होती है। तो y बराबर e की पावर x अगर आपको दिया है और इसका अवकलन आपको करने की कहा जाए कि dy बाई dx इसका निकालिए, तो इसका जो dy बाई dx होगा वो d e की पावर x बाई dx जो इसका आएगा वो आएगा e की पावर x, यानी कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। क्लियर? यहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि a की पावर x अगर आपको दिया है y बराबर a की पावर x का आपको अवकलन करना है, y बराबर a की पावर x का अगर आपको अवकलन करना है, कहा जाए इसका dy बाई dx निकालिए,
तो इसका जो अवकलन होगा वो होगा a की पावर x log a। क्लियर? इसका जो अवकलन होगा वो क्या होगा, a की पावर x log a। क्लियर? अगर आपको कहा जाए कि sin kx का अवकलन कीजिए, जैसे कहा जाए sin kx का अवकलन कीजिए, तो sin kx का जो अवकलन होगा वो होगा y बराबर दिया है sin kx। इसका अगर आपको dy by dx करने की कहा जाए, sin kx का अवकलन कि आगे आएगा और ये ऐसा करेगा sin का cos हो जाएगा, cos kx। क्लियर? अगर आपको नेक्स्ट कहा जाए कि y बराबर cos kx का अवकलन कीजिए, तो y बराबर cos kx का अवकलन होगा, ये k आगे आएगा, cos x का अवकलन माइनस sin kx। ठीक? ये कुछ इस तरह से कुछ अवकलन के फॉर्मूलाज है। जैसे आपसे कहा जाए कि नेक्स्ट एक और लास्ट कि y बराबर e की पावर kx का अवकलन कीजिए, तो dy by dx इसका निकालना है, तो ये हो जाएगा k e की पावर x। क्लियर? तो ये कुछ अवकलन्स के फॉर्मूलाज है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो y बराबर x की घात n वाला, तो इसका अवकलन जो होगा dy by dx वो होगा x की पावर n माइनस 1, ऐसा कुछ इसका अवकलन होगा। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने हैं, कहीं ना कहीं यूज में आ ही जाते हैं। ज्यादातर यूज में आने वाला ये है जो अपने वनडी में भी यूज में आएगा, इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? इसके बाद में अपन इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए कि अवकलन कैसे करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपको दिया है x = 3t² + 2, ये आपको दिया गया है और आपसे पूछा है कि आपको निकालना है dx/dt। देखो dx/dt का मतलब क्या है, x में परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष। क्या x t पर निर्भर करता है? हाँ। यदि यहाँ पर मैं t की वैल्यू रखूंगा और t में कुछ चेंज करूंगा, इस समय में कुछ चेंज करूंगा, तो x में भी परिवर्तन होगा। जब x में परिवर्तन होगा मतलब t पर डिपेंड करता है x, मतलब इसका अवकलन अपन t के सापेक्ष कर सकते हैं। तो x में t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है और अपने को dx/dt करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले dx की वैल्यू कितनी है, 3t² + 2/dt। देखिए ये x की पावर n दिया है, वैसा ही कुछ फॉर्मेट है, तो ये घात आगे आएगी, मतलब ये घात आगे आई 2 × ये कितना हो गया 3t और t की पावर 2 है, तो t की पावर 2 की बजाय 2 - 1 यानी 1 हो जाएगी, तो ये हो गया 2 × 3t 1 प्लस ये 2 है ना, t पर डिपेंड नहीं करता, ये एक नियत राशि, ये कांस्टेंट राशि। आप t में कितना भी चेंज कर लो, t को 0 रखो, t को -1 रखो, t को 100 रखो, लेकिन ये 2 में चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए ये 2 जो है ये कांस्टेंट है। और मैंने बताया था कि कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्लियर? तो यहाँ पर इसका जो अवकलन हो जाएगा क्या, 6t। क्लियर? नेक्स्ट जैसे एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक है 5t³ ये आपको दिया है x आपको दिया है 5t³। क्लियर? तो इसका अवकलन आपको करना है, तो कैसे करेंगे, 3 आगे आएगा, 3 आगे आया इंटू 5t³ में एक घात -1 हो जाएगी, यानी इसका जो अवकलन आएगा वो 15t² आएगा। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई होगी। एक आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, करके आंसर को कमेंट करिए ताकि पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आपके लिए दिया है x बराबर है t³ + t², इसका आपको निकालना है dx/dt। क्लियर? ये कुछ अवकलन आप कीजिए, इसके आंसर को कमेंट करिए ताकि पता चले कि कितनों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपका डाउट अवश्य सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर?
तो अवकलन का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। कुछ अवकलन के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं, उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, थोड़े अच्छे क्वेश्चन से, तो उनको बाद में पढ़ते हैं। अभी आप इतना सीखिए। और हाँ, ये जो अवकलन के फॉर्मूले बताए, ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, सीख लेना, वरना कहीं ना कहीं अटकते रहोगे और अटकना नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में समाकलन और अवकलन के कुछ क्वेश्चन है अच्छे वाले, तो वो अपन करते हैं। क्लियर, धन्यवाद। आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको भी इन वीडियो लेक्चर्स की जरूरत हो उनके साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।